नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना YouTube चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे। मैं मनोहर और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सफ़र सिविल सर्विस। सफ़र सिविल सर्विस जो पूर्णतः डेडिकेट है सिविल सेवाओं के एग्ज़ाम के लिए। सफ़र सिविल सर्विस ने एक नया इनोवेटिव शुरू किया है, NCERT सीरीज। NCERT सीरीज में साइंस से शुरुआत होने जा रहा है और आप ये मान सकते हैं कि 1 अगस्त 2026 से ये शुरू होने जा रहा है। वैसे तो एक चैप्टर पहले चल चुका है और साइंस में हम न्यू NCERT से शुरू करेंगे। तो न्यू NCERT का जो चैप्टर नंबर न्यू NCERT में मात्र 2 चैप्टर ही मुझे ऐसे मिले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी बात और सारे टॉपिक हैं जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न नहीं आते हैं। अगर आप उससे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT की ऐप इंस्टॉल करके फ़ोन में या फिर NCERT के बुक्स खरीद करके आप उसे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 6 क्लास के न्यू NCERT के केवल 2 ही चैप्टर पढ़ाऊँगा, जिसमें एक चैप्टर हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 भोजन के घटक। अगर आप इस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के इसी यूट्यूब चैनल के वहाँ पर देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 12 है जो है पृथ्वी से परे। हालांकि इसे हम ज्योग्राफी के रूप में भी देख सकते हैं, किंतु ये न्यू NCERT क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, तो या फिर वो ज्योग्राफी हो या साइंस पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको PPT दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्लास PPT बनाया गया है। केवल क्लास PPT ही नहीं, क्लास PPT के साथ आपको कुछ नोट्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्लास के PDF आपको उपलब्ध कराया जाएगा और उसी PDF से आप प्रिंट आउट करा करके बार बार रिवीजन करते रहेंगे और साइंस के जो भी प्रश्न आएगा 100% यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करने से पहले PPT आपको दिखा चुके हैं, अब हम आपको थोड़ी सी PDF दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 6ठी क्लास के जो चैप्टर 12 है पृथ्वी से परे न्यू NCERT का, उसका नोट्स आपको किस प्रकार से उपलब्ध होगा। देखिए कितना सुंदर और स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाया गया है। जब हम चैप्टर की पढ़ाई कर लेंगे तो यही नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे जो सफ़र एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा क्लास के लिंक के बाद, या फिर आप ये जो सफ़र सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे जहाँ से इस चैप्टर की आप क्लास देख रहे हैं, उसी के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको क्लास PPT और क्लास PDF। तो जब आप क्लास PDF पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये इस PDF तक आपकी पहुँच हो जाएगी। देखिए कितना बढ़िया PDF है, आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्लास कीजिए और PDF के प्रिंट आउट कराइए और फिर इसे रिवीजन करते रहिए। लास्ट में 5 MCQ भी दिया गया है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। उम्मीद है कि आपने PDF देख लिया होगा। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12, इसमें हम देखेंगे क्या, इस अध्याय में सीखेंगे कि तारे और तारामंडल, सप्तऋषि और ध्रुव तारा, सूर्य हमारी सौरमाला का केंद्र है, ग्रह क्या है, सौरमंडल के 8 ग्रह देखेंगे, आंतरिक एवं बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं, पृथ्वी हमारा घर कैसे और महत्वपूर्ण तुलना करेंगे। आकाश को देखना हमें सिखाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन सपने देखने के लिए हमारा दिल कितना बड़ा है। चलिए आइए इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ हम शुरू करते हैं।
आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे तारे एवं उनकी विशेषताएं की। तारे क्या है? स्टार्स। तो जब अब आप रात के समय में आसमान में झांकेंगे, देखेंगे, तो आपको एक आकाश में चमकने वाली विशाल गैसीय पिंड दिखाई देगा। उसे हम तारा कहते हैं, यानी स्टार्स। स्टार्स क्या है? तो ऐसे एक तारे है जो आकाश में चमकने वाले विशाल गैसीय पिंड होते हैं। तारे अपने स्वयं के प्रकाश और ऊष्मा से चमकते हैं। तारों की ऊर्जा का स्रोत परमाणु संलयन है, जिसे हम न्यूक्लियर फिशन भी कहते हैं, जो उनके केंद्र में होता है। तो तारों को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? परमाणु संलयन से। और सूर्य भी एक तारा है, इसलिए सूर्य की भी ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु संलयन। तारे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वे बिंदु जैसे दिखाई देते हैं। तारों का आकार, तापमान, चमक और रंग अलग अलग होता है। रात के समय हजारों तारे को आप देख सकते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जो आपको याद रखनी चाहिए? कि तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। तापमान बहुत अधिक होता है, जैसे हजारों डिग्री सेल्सियस। तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु संलयन। एवं सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य। और सूर्य की भी, जब तारों की ऊर्जा का स्रोत परमाणु संलयन है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य की भी ऊर्जा के स्रोत होगा परमाणु संलयन। तारा मंडल। सेकंड। हाँ, तारा मंडल। रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह के कुछ पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं, जो किसी जानी पहचानी वस्तु, तंतु या पात्र से मिलते जुलते होते हैं। इन काल्पनिक आकृति को तारा मंडल कहते हैं। मतलब तारों का एक ऐसा समूह जो किसी जानी पहचानी वस्तु, जंतु या पात्र के से मिलते जुलते हैं, उसे तारा मंडल का मतलब होता है समूह। प्राचीन काल में तारा मंडल की मदद से लोग दिशा ज्ञात करते थे। वर्तमान में आकाश में कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल है। ये किसके द्वारा? IAU के द्वारा प्रमाणित। और उसमें प्रमुख तारामंडल को हम देखें तो ओरायन है, जो कि एक शिकारी के रूप में निरूपित है और बीच में 3 तारे होते हैं, इसे शिकारी की पेटी कहते हैं। वृषभ है, जो बैल के रूप में निरूपित है और ओरायन के सामने स्थित है। और कैनिस मेजर, जो ओरायन या कुत्ता की तरह दिखता है। यह तारा सीरियस रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा होता है। आइए अब हम तारा की विशेषताएं की बात करें तो तारों की समूह से बने एक काल्पनिक पैटर्न होता है तारामंडल। पहचान में आसान बनाने के लिए तारों को रेखाओं से जोड़ा जाता है। प्राचीन समय में इसे दिशा ज्ञात किया जाता था और विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग कहानी के रूप में इसे बताया गया है। इसमें प्रमुख बातें कौन कौन सी है जो याद रखनी चाहिए? तारा स्वयं के प्रकाश से उत्पन्न होते हैं, जबकि ग्रह नहीं। आगे हम देखेंगे कि ग्रह क्या है, वो भी देखेंगे। तारामंडल एक निश्चित क्षेत्र होते हैं जिनमें आने वाले सभी तारे सम्मिलित होते हैं। और सबसे चमकीला तारा है सिरियस, और ये किसका भाग है? इसका, किसका? कैनिस मेजर का। आइए अब हम बढ़ते हैं।
अब आगे देखेंगे सप्तर्षि। सप्तर्षि क्या है? यानी बिग डिपर, जिसे इंग्लिश में हम बिग डिपर के भी नाम से जानते हैं। तो सप्तर्षि तारामंडल उर्सा मेजर का एक भाग है। अगर क्वेश्चन आए कि सप्तर्षि तारामंडल किस मेजर का एक भाग है, तो उर्सा मेजर का एक भाग है। इस आकृति में 7 प्रमुख चमकीले तारे दिखते हैं। कितना? 7। यह कलछी या डोलची के आकार के दिखाई देते हैं। भारत में इसे सप्तर्षि कहा जाता है। इनके अनेक नाम है, जैसे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रंतु और विशिष्ट, ये प्राचीन ऋषि के नाम पर। आइए अब हम देखते हैं सप्तर्षि को। तो ये ध्रुव तारा, सप्तर्षि में एक तारा है जिसे ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। और सप्तर्षि जो है वो उर्सा मेजर का भाग है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब ध्रुव तारा क्या है? तो यह उर्सा माइनर तारामंडल में स्थित है। रात्रि में यह लगभग स्थिर प्रतीत होता है। दिशा ज्ञात करने के लिए यह बहुत उपयोगी है। और प्राचीन काल में दिशा ज्ञात करने के लिए जब कंपास का उपयोग नहीं हुआ था, कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसे दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता था और इससे उत्तर दिशा ज्ञात होता है। याद रखें कि सप्तर्षि की 2 अंतिम तारे मिजार और अल्फ्राड, देखिए ये मिजार एवं अल्फ्राड को सीधे रेखा में 5 गुना बढ़ाए जहां यह रेखा पहुंचती है वह ध्रुव तारा पोलारिस होता है। यहां देखिए, अब इसे इस दोनों को सीधा बढ़ाइएगा यहां तक, तो जो मिलेगा वो ध्रुव तारा पोलारिस मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं सन। तो जैसे कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सूर्य भी एक तारा है। हमारे सौरमंडल के केंद्र और एक मध्यम आकार का तारा जो हमारे सौरमंडल पूरा टिका हुआ है उसके केंद्र है ये, और एक मध्यम आकार का तारा है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, यह मध्यम आकार का तारा है। सूर्य स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है। सूर्य में आपको 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम देखने को मिलेगा। कितना? सूर्य मुख्यतः किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जैसे हम पहले भी बता चुके हैं या देख चुके हैं कि तारों के ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु संलयन। तो सूर्य के भी ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? परमाणु संलयन। क्यों? क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, अर्थात हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम में संलयन होना। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु आदि परिक्रमा करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम सूर्य के बारे में समझें तो सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। सूर्य का तापमान पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना अधिक है। सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य का केंद्र अत्यधिक गर्म लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। तो इसी से एक प्रश्न उठता है मेरे मन में कि कोई मनुष्य या कोई भी एनिमल ले ले, तो वो पृथ्वी पर रहते हुए पृथ्वी से 109 गुना बड़ा, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा वस्तु को, एक पृथ्वी पर रहते हुए पृथ्वी से 109 गुना बड़े वस्तु को कैसे निगल सकता है? जरा अब विचार करें। इस सुंदरकांड में क्या बताया जाता है कि सूर्य को श्री हनुमान जी ने निगल चुका है। वो माइथोलॉजिकल बातें हैं
अब केवल सुनी सुनाई बातें हैं, किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है और ये किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एयू क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एयू वह औसत दूरी है जो सूर्य और सूर्य के बीच की दूरी को मापता है। 1 एयू बराबर 15 करोड़ किलोमीटर होता है। याद रखें, यदि सूर्य ना हो तो हमारे सौरमंडल में जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत ही हमारे सौरमंडल में सूर्य है। अब सूर्य के बाद हम देखते हैं, उसमें चर्चा आया था ग्रह एवं उपग्रह का। तो अब हम देखेंगे ग्रह एवं उपग्रह। ग्रह जिसे इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट क्या है? तो जो खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रह स्वयं प्रकाश नहीं देते, वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रह का आकार लगभग गोल मतलब गोलाभ होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सभी दिशाओं में समान होता है। तो ग्रह आपको गोल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सभी दिशाओं में समान लगता है। और इसी प्रकार से अगर बात करें तो पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी की अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। अब हम देखेंगे, अब हम बात करते हैं परिक्रमण और घूर्णन का। देखिए, छोटी सी बात है, परिक्रमण क्या होता है? जब अगर आप मंदिर में गए होंगे तो परिक्रमा करके आते हैं मंदिर के, तो मतलब उससे होता है क्या कि आप किसी वस्तु के चारों तरफ घूम रहे हैं एक निश्चित पाथ पर, तो वो होता है परिक्रमण। और घूर्णन का मतलब होता है, जब आप बचपन में लड्डू को घुमाए होंगे तो वो हो जाता है घूर्णन। कोई वस्तु अपने ही एक केंद्र पे चारों दिशा में घूमे तो वो हो जाता है घूर्णन। ग्रह का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। यह परिक्रमण पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। और ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को हम दिन कहते हैं। मतलब पृथ्वी जब एक परिक्रमण पूरा करेगा सूर्य के चारों तरफ तो 1 साल लगेंगे, और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करेगा तो वो घूर्णन का दिन 1 दिन कहलाएगा। अगर हम उदाहरण ले लें तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 1 वर्ष मतलब 365 दिन में, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 1 दिन मतलब 24 घंटे में। इसी प्रकार सभी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपने अक्ष पर भी साथ साथ घूमते हैं। अब हम छोटा सा परिक्रमण एवं घूर्णन में अंतर देखें। तो परिक्रमण यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना होता है, 1 वर्ष में 1 चक्कर लगाता है, समय अधिक लगता है। और घूर्णन ये ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। 1 दिन में 1 चक्कर लगा लेता है और कम समय लगता है इसे घूमने में। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं और अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइए अब हम सौर परिवार की बात करेंगे। सूर्य की बात कर लिए, ग्रह के भी बात कर लिए, तो अब हम बात करेंगे सौर परिवार की। सौर परिवार जिसके मुखिया है सूर्य। सौर परिवार के कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 बड़े पिंडों को ग्रह कहा जाता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। अब हम एक एक करके सबकी थोड़ी थोड़ी खासियत की बात करते हैं। बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी भी कहा जाता है, ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य की सबसे निकट वाली ग्रह है। शुक्र, वीनस, यह सबसे गर्म ग्रह है। प्रातः तारा एवं भोर एवं शाम का इसे तारा भी कहा जाता है सूर्य को।
शुक्र को। पृथ्वी अर्थ यह जीवन वाला एकमात्र ग्रह है। मंगल लाल ग्रह, लौ ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है ये। बृहस्पति जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, यह सबसे बड़ा ग्रह, गैसीय दानव इसे कहा जाता है। शनि सुंदर वल्य के लिए प्रसिद्ध है, मतलब शनि के ऊपर छाले हैं। वरुण यूरेनस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अपनी धुरी पर लगभग लेटे हुए घूमता है। और वरुण नेपच्यून यह सबसे अधिक दूर स्थित गैसीय ग्रह है। अब हम इसे क्रम से थोड़ा सा याद करें तो किस प्रकार से होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। और सूर्य कहाँ है? यहाँ पे बुध के यहाँ पे सूर्य हो जाएगा। अब जब हम इसे दो भाग में बांट देंगे, यहाँ से ये उल्का पिंड का भाग बना देंगे, तो उल्का पिंड के जो अंदर में है उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, और उल्का पिंड के बाहर में जो स्थित होगा उसे बाह्य ग्रह कह देंगे। आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह के बारे में हम आगे भी इसी चैप्टर में देखेंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह अपने धुरी पर घूर्णन भी करते हैं, और सभी ग्रहों का आकार गोल होता है लगभग। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ग्रह किससे अलग है? ग्रह स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण इतना होता है कि वे गोल आकार में रहते हैं। ग्रहों ने अपने कक्षपथ मतलब ऑर्बिट को साफ कर रखा है। ग्रह तारा नहीं होते, तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए ग्रह तारा नहीं है। ध्यान रखें, अब तक कुल 8 ग्रह को मान्य हैं और एक 9वां ग्रह था जिसे हटा दिया गया है, उसे 52वां ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया AU द्वारा, एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन द्वारा हटा दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संघ अंतरिक्ष संघ द्वारा। आइए अब हम आगे देखेंगे पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में। मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि आप इधर से देख रहे हैं, ये सूर्य हो गया, सूर्य के प्रकाश आ रहा है, और ये ऑर्बिट हो गया पृथ्वी की, और ये पृथ्वी अपना हो गया ये वाला नीला, और पृथ्वी के ये चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है ये हो गया चंद्रमा। चंद्रमा चमकता नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके चमकता हुआ दिखाई आपको देता है। चंद्रमा की स्थिति को आप देख सकते हैं। अमावस्या के दिन कैसा रहेगा, शुक्ल पक्ष के दिन आपको कैसा दिखाई देगा, प्रथम चतुर्दशी में कैसा दिखाई देगा, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिन कैसा दिखाई देगा। तो एक बात ये याद रखिए कि अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ आपको चंद्रमा अत्यधिक चमकते हुए दिखाई देगा, और फिर जैसे जैसे पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ बढ़ेगा तो चमक उसकी कमते हुए दिखाई देगा। चंद्रमा का आकार बदलता हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में उसका आकार बदलता नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है। चंद्रमा पर दिन और रात होते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर गड्ढे, पर्वत और मैदान पाए गए हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरी करता है, 27.3 दिनों में। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर ज्वार एवं भाटा आता है। आइए हम देखते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव क्या होगा।
तो ज्वार एवं भाटे आते हैं। रात्रि में प्रकाश हमें मिलता है। कृषि और नौ परिवहन में सहायता मिलती है और पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में सहायक होता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर ले तो पहला मानव चंद्रमा पर जाने वाले हैं नील आर्मस्ट्रांग। कब गए थे? 1969 में। पहला भारतीय चंद्रयान 1 गया 2008 में। चंद्रमा पर पानी बर्फ के रूप में पाया गया है और भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बनाने की योजना चल रही है, जिसमें चंद्रयान मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो चंद्रमा की सतह पर दिन लगभग 14 पृथ्वी दिन और रात लगभग 14 पृथ्वी दिन के बराबर होता है। 14 दिनों की रात एवं 14 दिनों की दिन देखने को आपको मिलेगा चंद्रमा पर। अब हम बात करेंगे नक्षत्र की। नक्षत्र और आकाशगंगा। रात्रि में आकाश में टिमटिमाते बिंदुओं को नक्षत्र कहते हैं। वस्तुतः यह दूर स्थित तारे होते हैं। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र विशाल गैसीय पिंड होते हैं जिससे प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। नक्षत्र सूर्य के समान होते हैं परंतु सूर्य से बहुत दूर होने के कारण हमें बिंदु जैसा दिखाई देते हैं। नक्षत्रों का रंग उनके तापमान के अनुसार होता है। अगर कोई नीला है तो बहुत गर्म है, उसके बाद सफ़ेद, पीला, नारंगी एवं अगर कोई लाल है तो बहुत ठंडा है। हमारे सूर्य को भी एक नक्षत्र मतलब तारा ही माना जाता है। नक्षत्र को मतलब तारा कहते हैं, तारा को ही नक्षत्र कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। आकाशगंगा गैलेक्सी। अरबों खरबों नक्षत्र मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। मतलब हम किस आकाशगंगा के भाग हैं तो मिल्की वे। इसमें लगभग 100 से 400 अरब नक्षत्र होते हैं जिसमें सूर्य भी शामिल है। आकाशगंगा की आकृति चपटी डिस्क जैसी होती है जिसमें बीच में उभरा हुआ भाग होता है। आकाशगंगाएं विभिन्न आकारों की होती है जैसे सर्पिल, दीर्घवृत्ताकार, अनियमित आदि। अगर हम कुछ आकाशगंगा की बात करें जैसे सर्पिल आकाशगंगा, सर्पिल गैलेक्सी, ये हमारी मिल्की वे है। दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा की बात करें तो ये अंडाकार या गोलाकार होता है। अनियमित आकाशगंगा की बात करें तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कुछ रोचक तथ्य देखें तो रात्रि में नक्षत्र टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल उनके प्रभाव को मोड़ता है। नक्षत्रों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर और हमारी आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। बताइए, एक प्रकाश वर्ष होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। और हमारी मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा है का व्यास है 1 लाख प्रकाश वर्ष। मतलब 1 लाख वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश द्वारा। समझ रहे हैं? नक्षत्र प्रकाश व ऊष्मा देने वाली एक गैसीय पिंड होते हैं और वो नक्षत्र मिलकर आकाश गंगा बनाते हैं। और हमारी सूर्य भी एक नक्षत्र है जो मिल्की वे की भाग है। आइए आगे देखते हैं आंतरिक ग्रह। जैसे कि हमने आपको ग्रह पढ़ाते समय बताया है कि आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह 2 प्रकार से हम ग्रह को बांटते हैं। तो हम बात करते हैं आंतरिक ग्रह वर्सेज बाहरी ग्रह, इनर प्लैनेट्स एवं आउटर प्लैनेट्स की। ग्रहों को उनकी रचना, आकार और पृथ्वी से दूरी के आधार पर 2 समूहों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। अब हम किस प्रकार से उसको बांटते हैं
तो बुध से पहले अगर हम यहाँ पे सूर्य को रखें, यहाँ पे सूर्य, तो सबसे नज़दीक हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपको एक उल्का अति क्या, अरे किसका पिंड हो जाएगा ये, 1 सेकेंड, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के पिंड हो जाएगा। और इसको 2 भाग में बांट, इसके जो अंदर होगा उसे हम कहेंगे आंतरिक ग्रह, और इसके बाहर की तरफ जो होगा उसे हम कहेंगे बाह्य ग्रह। आइए तो हम देखते हैं आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं। आंतरिक ग्रह में आ जाएगा आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। ये ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने ठोस पिंड होते हैं। इसका आकार छोटा तथा घनत्व अधिक होता है। इनमें कम उपग्रह होते हैं। ये वायुमंडल पतला या लगभग नहीं होता है। केवल शुक्र में घना वायुमंडल है। उदाहरण के लिए बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल है। और बाहरी ग्रह को देखें तो सूर्य की दूर स्थित विशाल गैसीय या हिमीय ग्रह होता है, जिसमें है बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये ग्रह गैस सो जैसे हाइड्रोजन एवं हीलियम एवं बर्फ के बने होते हैं। इसका आकार बहुत बड़ा एवं घनत्व कम होता है। इसके अनेक उपग्रह होते हैं। इनमें वायुमंडल बहुत घना होता है। अधिकांश ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। अब हम थोड़ी सी तुलना देखते हैं आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में करके। आंतरिक ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह होता है, जबकि सूर्य से बहुत दूर ग्रह बाह्य ग्रह। ये चट्टान द्वारा निर्मित होता है। संरचना की बात कर लें, और ये गैसीय हिमालय द्वारा। अगर हम आकार के अंतर को देखें तो ये छोटे आकार के होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह बड़े आकार के होते हैं। तो आंतरिक ग्रह का घनत्व अधिक होगा, और बाह्य ग्रह जब गैस से बने हैं तो घनत्व कम होगा। इसमें कम उपग्रह देखने को मिलेगा, जबकि अधिक उपग्रह देखने को मिलेगा किसमें, बाह्य ग्रह में। छल्ले नहीं होगा आंतरिक ग्रह में, जबकि अधिकांश छल्ले मिलेंगे बाह्य ग्रह में। घूर्णन सीमा होगी, धीमा होगी आंतरिक ग्रह में, जबकि घूर्णन तेज होगी बाह्य ग्रह में। घूर्णन तेज क्यों? क्योंकि पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है। इस कॉन्सेप्ट से मिलाकर के आप घूर्णन तेज भी याद रख लेंगे। आंतरिक ग्रह में है 4, कौन कौन से? टोटल है 8। तो 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। आंतरिक ग्रह छोटे ठोस और सूर्य के पास होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह बड़े गैसीय पिंड और सूर्य से दूर होते हैं। इस प्रकार से आप इस तुलना को याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक चार्ट आया, इस चार्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी, आइए तो हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे। इस स्लाइड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी जो कि एकमात्र ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है, और पृथ्वी पर 24 घंटों की दिन होती है, और एक वर्ष लगभग 365 दिन का होता है। वायुमंडल की संरचना की बात करें पृथ्वी की, तो 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बना है, जबकि 1% में अन्य गैस से है। तापमान लगभग 55 डिग्री सेल्सियस औसत रहता है। और पृथ्वी की एक उपग्रह है जो है चंद्रमा। जीवन के लिए उपयुक्त तापमान पृथ्वी पर मिलता है। जलवायु और प्रकाश की उपलब्धता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रधान वायुमंडल मिलता है। अगला देखते हैं शुक्र। सूर्य की सबसे निकट, दूसरा नहीं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, हाँ,
सब सूर्य की सबसे निकट दूसरा ग्रह है। यह चमकीला ग्रह है और इसे सूर्य एवं सुबह एवं शाम की तारा भी कहा जाता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ घना बादल है। इसमें शुक्र पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है 3.5% और H2SO4 के बादल यहाँ देखने को। इसका तापमान सर्वाधिक होता है लगभग 465 डिग्री सेल्सियस। उपग्रहों की संख्या की बात करें तो 0 उपग्रह है और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है शुक्र पर। पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमता है और दिन 243 दिन का होता है और वर्ष 225 दिन के बराबर होता है। अगला ग्रह की बात करें तो मंगल लाल ग्रह है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण भविष्य में मानव बॉक्साइड की संभावना है और यह यहाँ पे पतला वायुमंडल देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 95%, नाइट्रोजन 2.7%, आर्गन और ऑक्सीजन अल्प मात्रा में देखने को मिलता है। इसका तापमान लगभग -63 डिग्री देखने को मिलता है और 2 उपग्रह है। कौन कौन? फोबोस एवं डिमोस। ओलंपस मॉन मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इस पे वैलेस मेरिनेनिस ये सर्वाधिक गहरी घाटी है और मंगल पर ध्रुवीय हिमटोपिया मतलब CO2 के बर्फ देखने को मिलता है। अगला ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गैसीय दानव भी इसे बोलते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट यानी विशाल तूफान यहाँ देखने को मिलता है। वायुमंडल संरचना की बात करें तो हाइड्रोजन 90%, हीलियम 10%। इसका टेम्परेचर -145 डिग्री रहता है और सर्वाधिक उपग्रह है किसके पास? बृहस्पति के पास नहीं, बृहस्पति के पास नहीं, शनि के पास सर्वाधिक 95 उपग्रह आपको देखने को मिलेगा बृहस्पति के पास। ये सर्वाधिक सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। हाँ ठीक बात है। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है और तेजी से घूमने वाला ग्रह है लगभग 9 घंटे 56 मिनट में। अगली ग्रह की बात करें तो शनि सुंदर वलयों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसे भी गैसीय दानव बोला जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 96%, हीलियम 3% एवं अन्य गैस 1% देखने को मिलता है। इसका तापमान -178 डिग्री सेल्सियस। इसके पास 146 प्लस उपग्रह है लेकिन उतने उपग्रह को मान्यता नहीं है, इसलिए सर्वाधिक उपग्रह माना जाता है बृहस्पति का। वलय बर्फ और चट्टानी कणों से बने हैं। टाइटन सबसे बड़ा, इसका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और घनत्व जल से कम मतलब तैर सकता है ये। अगला बात करें अरुण की तो 98 डिग्री झुका हुआ है। ये लगभग लेटा हुआ ग्रह है, हिमीय दानव है ये। बृहस्पति एवं शनि गैसीय दानव है जबकि अरुण वरुण को हिमीय दानव के नाम से जानते हैं। वायुमंडल की संरचना की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम एवं मीथेन लगभग 197 डिग्री सेल्सियस -197 डिग्री सेल्सियस तापमान। उपग्रहों की संख्या 27 है। मीथेन गैस के कारण यह नीला हरा रंग की दिखाई देता है और अक्षीय ध्रुव के कारण चरम ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। वरुण सूर्य की सबसे दूर वाला ग्रह है, इसे भी हिमीय दानव कहते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम एवं मीथेन से बना है। -201 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 14 उपग्रह की संख्या है। अब तीव्र हवाएं चलती है लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ग्रेट डार्क स्पॉट है मतलब विशाल तूफान। बुध
सूर्य की सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह, कोई वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर है। ये वायुमंडल की संरचना बहुत पतला है और -180 डिग्री सेल्सियस से 430 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान जाता है, +430 तक। ग्रहों की संख्या 0 है। दिन रात में अधिक तापमान अंतर देखने को मिलता है यहाँ, और सतह पर अनेक क्रेटर यानी गड्ढे पाए गए हैं। आइए अब हम थोड़ा इससे जुड़े अन्य तथ्य पे भी बात करें। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह, तब बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे अधिक उपग्रह वाला बृहस्पति, वलयों वाला ग्रह शनि, लाल ग्रह मंगल, सुबह एवं शाम की तारा शुक्र को, जीवन योग्य ग्रह पृथ्वी को, और सबसे दूर ग्रह है वरुण। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह हम आपको बता ही चुके हैं कि उसमें क्या अंतर होता है। आइए आज की क्लास की ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं स्टार प्लैनेट पे, और रोटेशन एवं रिवोल्यूशन पे भी देखें, चर्चा करेंगे। तारा, तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब स्टार्स। तारे बहुत गर्म गैसीय पिंड होते हैं, तारों का अपना आकार होता है, तारे बहुत दूर स्थित होते हैं। ग्रह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रह ठंडे पिंड होते हैं। अपवाद में है नवग्रह। ग्रहों को निश्चित आकार नहीं होता है। ग्रह तारे की परिक्रमा करते हैं। अब हम घूर्णन की बात करेंगे। किसी पिंड को अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और परिक्रमण, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ये दोनों किसी पिंड के दूसरे पिंड की परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। ये सब बातें पे चर्चा हो चुका है। आइए तो हम अंतिम पंक्ति याद रखने वाला बताते हैं कि सूर्य हमारा सबसे निकट तारा है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। सप्तऋषि मंडल तारामंडल है, तारा नहीं है। सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। आकाश में दिखने वाले अधिकांश पिंड तारे होते हैं। ग्रह बहुत कम दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा दिशा सूचक तारा के रूप में उपयोग होता है ध्रुव तारा का। तो इस प्रकार से ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। ये रहा आज की क्लास एवं चैप्टर 12 की पहला एमसीक्यू। हम आपको कुछ समय देते हैं, आप इसे सॉल्व करें, फिर हम दोनों मिलकर के एक साथ इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 2, 3 दिया है, फिर आपको कूट दिया है, उसमें से चुनाव करना है। सभी तारे अपना स्वयं के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इतना बात तो सही है। जबकि सभी ग्रह केवल सूर्य की प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। ग्रह, ये ठीक ही बात है। ध्रुव तारा रात्रि आकाश में लगभग स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा में लगभग सीधी में है। ये भी सही है। शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। जबकि बुध सूर्य की सबसे निकट होने के बावजूद सबसे अधिक गर्म ग्रह नहीं है। तो इसके तीनों सही है, तो इसके साथ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है खगोलीय पिंड या वस्तु, फिर उसके विशेषता के पहचान के साथ आपको मिलान करना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये बता रहे हैं कि आप मिलाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कौन सा गलत है, उसको पहले कट करते जाएंगे।
सूर्य रश्मि के कारण बनने वाला आकाशीय घटना जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो ये है सूर्य ग्रहण, मतलब 5 का ए। 5 का ए यहाँ नहीं है, 5 का ए यहाँ भी नहीं है और 5 का ए यहाँ भी नहीं है। तो इसके साथ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ही से बन गया। वैसे अगर हम आपको मिलान करें तो मानव अगला है कि बर्फ, धूल और चट्टानों से बना पिंड जो सूर्य के पास आने पर पूंछ बनाता है, क्या कहलाता है? धूमकेतु। धूमकेतु। मानव द्वारा निर्मित पिंड जो पृथ्वी या किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है, क्या कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलकर चमकने वाला और टूटने लगता है उल्का पिंड। और लास्ट में ध्रुव तारा है। ई के साथ मिलान हो जाएगा। इसके साथ आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए, आप ये आंसर शीट पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये आंसर शीट गलत तैयार हुआ। पीपीटी जब आपको मिलेगा तो आप कहेंगे कि हम गलत एनालिसिस कराए हैं, इसलिए पहले आपको बता चुके हैं कि आप आंसर शीट पे ध्यान नहीं देंगे, आंसर वाले पीपीटी पे। अब अगला प्रश्न दिया है आपको, अभिकथन एवं कारांश। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। सही बात है ये। ग्रह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये इसका कारण नहीं है, तो दोनों सही हो जाएगा, लेकिन एसेशन का यह रीजनिंग नहीं है। तो इसके साथ ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। आइए, चौथा प्रश्न एसेशन एवं रीजनिंग का ही है। अभिकथन कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम पूर्वानुमान, संचार और पृथ्वी अवलोकन के लिए किया जाता है। तो इसका कारण क्या बता रहा है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। ये सर्वप्रथम दोनों सही है और इसी के कारण ये काम करता है। तो अभिकथन का कारण भी सही है, एसेशन का रीजनिंग भी राइट आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन, पलायन वेग किसी ग्रह पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से किसी वस्तु को अस्थायी रूप से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग होता है। कारण कह रहा है कि यह वेग प्रह के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। इनका मान पृथ्वी के लिए लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह आपको हम होमवर्क में दे देते हैं। इसका जवाब आपको HW के रूप में कमेंट बॉक्स में पिन करना है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसका दोनों PPT और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा सफ़र एजुकेशन, या फिर जहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं सफ़र सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे। इसी वीडियो की आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे क्लास PPT एवं क्लास PDF के नाम से लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करते ही आप PPT एवं PDF पे पहुँच जाएंगे। तो इसी के साथ न्यू NCERT की 2 चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 एवं चैप्टर नंबर 12 के साथ न्यू NCERT 6 क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। तो अब हम आगे लाएंगे 7th क्लास की NCERT की अगला चैप्टर, जो उसमें अनुमानता, अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित चैप्टर होगा। चैप्टर संख्या 2 या 3 है। तो आप हमारे इस सीरीज से जुड़कर अपने जर्नी को
मज़ेदार बनाने के लिए एवं एनसीईआरटी को पूरे सीरीज के साथ कंप्लीट करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगस्त भर अल्टरनेट डे करके वीडियो डालेंगे, सप्ताह में 3, और अनुमान है कि आगे सितंबर की प्लान में हो सके तो प्रत्येक दिन का भी वीडियो आ सकता है, लेकिन अगस्त में अल्टरनेट डे करके वीडियो आएगा, सप्ताह में 3 वीडियो आएगा और संडे के दिन कोई भी वर्क नहीं रहेगा, संडे के दिन आप रिवीजन करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।